नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बोर्ड पर, ठीक है ना। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कुछ टॉपिक आज लेने वाले हैं, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्पोर्टेंस है, स्कोप है। ये 4-5 टॉपिक हम आज की क्लास में लेने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी छोटी क्लास होगी, क्योंकि हम सिर्फ पॉइंट पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट पॉइंट को समझेंगे, सिर्फ डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मैं थ्योरी लिखूंगा तो बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस वजह से हम सिर्फ पॉइंट पॉइंट पढ़ेंगे। अगर आपको नोट चाहिए इसके, यानी कि पॉइंट वाइज डिटेल में नोट चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि स्टार्टिंग है, वो उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को पहले समझने से पहले मैक्रो का मतलब जान लेते हैं। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो क्या है? इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन मतलब ये कहां से आया? तो ये आया है ग्रीक वर्ड से। किससे? ग्रीक वर्ड से। अब ग्रीक वर्ड से आया है, तो इसका ग्रीक वर्ड में मीनिंग क्या है? ग्रीक वर्ड में मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मैक्रोस। और मैक्रोस का मतलब क्या होता है? मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। तो मैक्रो का क्या मतलब हुआ? सीधा मतलब लार्ज। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स वह है जिसमें लार्ज यूनिट का, लार्ज जो बड़ी बड़ी यूनिट्स है, उनका क्या करा जाता है? स्टडी किया जाता है। अब लार्ज यूनिट कौन कौन सी? तो लार्ज यूनिट का मतलब जैसे नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग। तो मतलब कि इसमें मैक्रो यूनिट्स या फिर लार्ज यूनिट्स का क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज यूनिट का कौन कौन सा? जैसे नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, टोटल सेविंग और एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इस तरह की जो मैक्रो यूनिट्स है, उनका क्या किया जाता है? अध्ययन, स्टडी किया जाता है। तो ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट की ओरिजिन और इसका मतलब क्या है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम, ये तो अध्ययन किया ही जाता है, स्टडी किया जाता है। और क्या किया जाता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का भी क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वेलफेयर से रिलेटेड भी क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो कई तरह के क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमी में कि क्या क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है एक इकोनॉमी को, और जो वेलफेयर है वो कैसे बढ़ाना है, ग्रोथ कैसे बढ़ाना है, ग्रोथ कैसे करना है, जो इन्फ्लेशन है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो इस तरह की जो मैक्रो यूनिट्स है, उनका किसमें स्टडी किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, ठीक है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है? जिसमें मैक्रो यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है, लार्ज यूनिट का, जो कि क्या है? होल इकोनॉमिक्स है, यानी कि पूरी जो इकोनॉमी है उससे क्या है? रिलेटेड है। अब जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज यूनिट का अध्ययन किया जाता है, तो माइक्रो में किसका किया जाता है? माइक्रो में इंडिविजुअल से रिलेटेड जो भी सारी एक्टिविटीज है, उसका क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। तो माइक्रो में माइक्रो यानी शॉर्ट, यानी कि स्मॉल यूनिट्स का, इसमें क्या है? जो लार्ज यूनिट का, उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये थी इसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, ओरिजिन वगैरह की बात। तो अब हम आते हैं कि जो इसका डेफिनेशन है, इसका मीनिंग क्या है, तो वो कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है ना। तो अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसको डेफिनेशन के फॉर्म में अगर आप बांटे, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहते क्या हैं, तो आप ये 3 पॉइंट मैंने लिए हैं, इनको एग्जाम में आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो 3 पॉइंट है वो क्या है, वो मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, जो पहला पॉइंट है वो क्या है? इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल,
यानी कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि जैसे इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है कि जो इकोनॉमी है वो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, तो उसका जो फंक्शनिंग है, मतलब कि जो कार्य करना है, जो का संचालन है, फंक्शन है, वो एज ए होल क्या होता है, डील किया जाता है, एज ए होल डील किया जाता है, कि मतलब कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें एज ए होल डील किया जाता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, एज ए होल माना जाता है, इकोनॉमिक सिस्टम को एज ए होल माना जाता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है इट डील्स विद एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के जो एग्रीगेट्स है, एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं, एज ए नेशनल इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सब क्या है, एग्रीगेट्स है इकोनॉमी के। यानी कि इनसे क्या होता है, इकोनॉमी के जो एग्रीगेट्स है मतलब कि डिसाइड होता है, क्या डिसाइड होता है कि नेशनल इनकम कितनी है एक इकोनॉमी की, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है, जो इकोनॉमी का खर्चा कितना है, टोटल एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमी में कितना है, जनरल प्राइस लेवल कितना है, यानी कि इन्फ्लेशन है या फिर डिप्रेशन है, वो क्या किया जाता है, डील किया जाता है। किसमें किया जाता है डील, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अगला तीसरा है इट हेल्प्स एनालाइज द रीजन फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड प्रोवाइड रेमेडीज, यानी कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, एक इकोनॉमी को माना जाता है एज ए होल। तो इकोनॉमी में जो इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, यानी कि कभी इन्फ्लेशन, कभी डिप्रेशन, कभी बूम, कभी, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये एनालाइज करता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो मदद करता है एनालाइज करने में, द रीजन, उस कारण का एनालाइज करने में, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड प्रोवाइड रेमेडीज, यानी कि वो क्या करता है कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को जो आए हैं उनका क्या करता है, रीजन ढूंढता है, एनालाइज करता है और उनका क्या करता है, प्रोवाइड रेमेडीज, यानी कि रेमेडीज यानी संशोधन, समाधान प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये किस में किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एक होल इकोनॉमी में किस में किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आई होप कि आपको ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका मतलब समझ में आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, यानी कि जो इसकी विशेषताएं हैं वो उसको समझते हैं। तो विशेषताओं से और अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या होता है। वैसे विशेषताएं हैं जो होती हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो विशेषताएं जो किसी की भी होती हैं वो उसकी डेफिनेशन को ही बताता है, यानी कि उसको मतलब क्या होता है उसके बारे में जानकारी देता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। तो देखो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी। मैंने बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होती है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी किसका किया जाता है, मैक्रो यूनिट्स का। तो मैक्रो यूनिट जो होती है वो क्या होती है, होल इकोनॉमी से रिलेटेड होती है। मतलब कि ये क्या है, मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, होल इकोनॉमी से, पूरी लार्ज इकोनॉमी से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है ना। अगली है स्टडी ऑफ मैक्रो यूनिट्स, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें मैक्रो यूनिट्स का स्टडी किया जाता है। मैक्रो यूनिट्स जैसे नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, टोटल सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनका क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। और ये क्या मैक्रो यूनिट्स है, मैक्रो यूनिट्स का जो स्टडी किसमें किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। अगली है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी कि जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, यानी कि क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर का क्या है, ये सब्जेक्ट मैटर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो मतलब कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि है ना जो इसमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कैसे, टोटल प्रोडक्शन है, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट इनकम, वो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई,
इन सब का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में आते हैं, ठीक है ना। और वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है मैक्रो इकोनॉमिक का, ठीक है ना। अगला है मैक्रो टूल्स। जो इकोनॉमी है वो अपने जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव को अपने को फुलफिल करने के लिए, यानी कि जो इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य जिन्हें बोलते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए जो टूल्स अपनाती है इकोनॉमी, क्या करती है, टूल्स अपनाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, मैक्रो टूल्स। जैसे फिस्कल पॉलिसी, इनकम पॉलिसी, ठीक है ना, इनकम पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसीज को अपनाती है, जिससे जो ऑब्जेक्टिव है, एक इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी हमने समझी। अब आते हैं इसके जो इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। तो देखो, जो पहला पॉइंट है वो क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रही है। इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रही है, वो किस बेस पे बनाएगी, एक होल इकोनॉमी लेवल पर बनाएगी, मतलब लार्ज पूरी इकोनॉमी के लिए बनाएगी। तो इकोनॉमी की पॉलिसीज को बनाने के लिए, यानी कि इकोनॉमी की पॉलिसीज को बनाने के लिए, या फिर कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट है वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए जो भी पॉलिसीज काम में लेगी, वो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या है, पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। अगला है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, यानी कि जो पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है, यानी कि गरीबी की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, और जो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, जो वातावरण में जो पॉल्यूशन है, उसको समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स आवश्यक होता है, ठीक है ना। हेल्पफुल इन स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको भी समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है। कैसे, अब देखो, जैसे मजदूरी की जो रेट चल रही है वो एक इंडिविजुअल से नहीं है रिलेटेड, क्योंकि वो पूरी जिसमें जितनी रेट से वो जो मजदूरी चल रही है, वेज रेट चल रही है, वो इंडिविजुअल लेगा। तो मतलब कि जो पूरी इकोनॉमी में जो वेज रेट चल रही है वही क्या है, एक इंडिविजुअल के लिए भी है, ठीक है ना। तो मतलब कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स भी जरूरी होता है, ठीक है ना। अब अगला है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो मतलब कि गवर्नमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, पॉलिसीज बनाएगी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी। और इसमें जो एक इकोनॉमी है, यानी कि कोई सी भी इकोनॉमी जो अंडर डेवलप्ड हो चाहे डेवलप्ड हो, वो उसका जो मेन मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ करना होता है तो उसी तरह से उसी की जो गवर्नमेंट है वो क्या बनाएगी, उसी से रिलेटेड क्या बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी। तो पॉलिसीज का जो स्टडी है वो किस में किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। अगला है इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब इंटरनेशनल कंपैरिजन क्या है कि जैसे इंटरनेशनल है, जो सभी जो कंट्रीज हैं, यानी कि जो कंट्रीज हैं, जितनी भी सारी इकोनॉमीज हैं, उसमें कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन ऐसे करेंगे कि जो इकोनॉमी है या फिर कंट्री है, एक कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, जो दूसरी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, या फिर पर कैपिटा इनकम कितनी है, और ग्रोथ कितनी हो रही है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं या ये सारे पॉइंट हैं वो किससे रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताता है, एक इकोनॉमी की परफॉर्मेंस बताता है। परफॉर्मेंस बताता है कि एक इकोनॉमी सही तरह से चल रही है या नहीं चल रही है, और कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है, जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है कि जैसे
बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है कि जैसे इंपोर्ट जो इकोनॉमी है वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है या एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, तो जो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट करना मतलब कि हमारी इकोनॉमी में क्या आ रहा है, मतलब हमारी कंट्री में क्या आ रहा है, दूसरे देशों से जो माल जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट क्या है, अपने लिए फायदेमंद है या फिर लाभ है, प्रॉफिट है। इंपोर्ट क्या है, एक कंट्री के लिए ठीक नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंस थी वो इम्पोर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपको समझ में आई होगी। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिटेल में चाहिए, ठीक है ना। मैं सिर्फ पॉइंट ले रहा हूँ। अब आते हैं इसके स्कोप के बारे में। तो अब देखते हैं इसके स्कोप के बारे में भी जान लेते हैं कि स्कोप कौन कौन से हैं, मतलब कि स्कोप मतलब थ्योरीज जो एक स्कोप है, जैसे कि इसका दूसरा भी नाम भी बोल सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन अगर दूसरे तरह से आएगा तो कैसे आएगा कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो क्या आएगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जो सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स उसमें कौन कौन से जो थ्योरीज हैं वो आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी थ्योरीज आती है, तो वो है सब्जेक्ट मैटर। तो जो स्कोप है, स्कोप भी बोल लो, तो जो स्कोप है वो पहला क्या है कि थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो नेशनल इनकम की थ्योरी है उसमें क्या, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसकी मेथड कौन कौन सी है, मतलब कि प्रोडक्ट मेथड के बारे में, एक्सपेंडिचर इनकम मेथड के बारे में। और रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब होता है कि जो जीडीपी है, जीएनपी है, इस तरह से जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो किस में आएगा, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में आएगा। अगला पॉइंट है कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे जो डिसाइड होता है, या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सारी किस में आती है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आती है। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक बात और है कि जो केन्स था वो भी किससे रिलेटेड था, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। मतलब कि उसने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस तरह से बढ़ती है, किस तरह इसको कम किया जा सकता है, वो समझाया, ठीक है। अगला है थ्योरी ऑफ मनी। तो थ्योरी ऑफ मनी ये बताती है कि जो मनी सप्लाई है वो किस तरह बढ़ाई जाए, और जो थ्योरी ऑफ मनी में जो आरबीआई है उसका रोल क्या है, और जो सेंट्रल बैंक है उसका रोल क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो थ्योरी ऑफ मनी है उसमें क्रेडिट क्रिएशन है, यानी कि साख का निर्माण, और जो इंटरेस्ट है, और जो इन्फ्लेशन है, डिप्लेशन है, जैसे इन्फ्लेशन डिप्लेशन, वो भी इसमें समझाया जाता है। तो ये हम सब आगे टॉपिक में पढ़ते जाएंगे, अभी के लिए बस थोड़ा जान लेते हैं। अगला है जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल क्या बताता है, जनरल प्राइस लेवल ये बताता है कि जैसे इन्फ्लेशनरी गैप होता है, डिफ्लेशनरी गैप होता है। तो डिफ्लेशनरी गैप होता है, इनके लिए क्या कहता है, एक एक्सटेंड पाथ बनाता है। तो मतलब कि जो इन्फ्लेशन होता है वो क्या होता है, डिफ्लेशन, और इनसे जो रिलेटेड है, मतलब कि जनरल प्राइस लेवल जो होता है उसके बारे में समझाया है, ठीक है ना। तो इसको भी हम आगे पढ़ते जाएंगे। अगला है थ्योरी ऑफ मैक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो इनकम है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, किसमें, जो फैक्टर्स है उसमें किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन से जो भी प्रोडक्शन होगा वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारी जो थ्योरीज हैं वो इसमें आती है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज में आती है। अगला है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड है, यानी कि जो पूरी इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है उसमें जो ट्रेड है वो किस तरह से हो रहा है, और इसमें जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है। तो इस तरह से की जो बातें हैं वो किस में आती है, इंटरनेशनल थ्योरीज में आती है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में आती है। तो इसमें जो एक्सचेंज रेट है,
एक्सचेंज रेट है वो किस तरह डिसाइड होता है, वो सारी थ्योरीज भी इसी में ही आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम मोटा मोटा पॉइंट इसमें ले लिए हैं, जिससे आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। इनको आगे की क्लास में भी पढ़ते जाएंगे कि जो नेशनल इनकम है वो किस तरह कैलकुलेट होगा। ये सिर्फ स्कोप है, मतलब कि पूरा ओवरव्यू है कि मैंने कुछ ही पॉइंट लिए हैं इसमें। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इतना ही थोड़ी ना है, इससे ज्यादा है, तो हम और सारे भी पॉइंट ले सकते थे, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी है। ठीक है ना, तो जो इनके जो डिटेल में पॉइंट है वो मैंने नोट्स में प्रोवाइड करा दिए हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो कमेंट करके बता देना कि आपको अगर नोट चाहिए तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो स्कोप है वो भी हमने समझ लिया। ठीक है ना, तो इस तरह से जो आज की क्लास थी वो हमने समझी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको क्या मतलब होता है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्पोर्टेंस है, स्कोप है, वो कौन कौन से हैं, वो सब हमने समझे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।